अकाउंटेंसी चैप्टर शेयर कैपिटल, उसका पार्ट नंबर 12 हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक हमारा है अंश अपहरण खाते के शेष को पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित करना, ट्रांसफ़र द बैलेंस ऑफ द शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू द जनरल रिजर्व। मीनिंग यहाँ पर समझते हैं कि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ था हमारे पास, उस शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में से हमने अगर कोई डिस्काउंट दिया दोबारा से रीइशू करते टाइम पर, वो डिस्काउंट का अमाउंट हम काट लेंगे और बाकी का पैसा जो है एक अलग अकाउंट में डाल देते हैं जिसको बोला जाता है जनरल रिज़र्व। ठीक है, जनरल रिज़र्व मतलब जिसका हम जनरली यूज़ कर सकते हैं किसी भी और काम के लिए। तो उसकी एंट्री हमारी होती है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिज़र्व अकाउंट। शेयर फ्यूचर फॉर फ्यूचर अकाउंट को डेबिट में इसलिए लिखा क्योंकि जिस टाइम पर हमने पहले शेयर को फॉरफिट किया था, वो एंट्री अगर आप अपनी चेक करें तो वहाँ पर हम लोग शेयर फॉर फ्यूचर को क्रेडिट साइड पर दिखाते थे। अब हम क्योंकि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को बंद करने जा रहे हैं और सारा पैसा उठा के जनरल रिजर्व में डालने जा रहे हैं, तो पहले क्रेडिट में था, अब उसको हमने शेयर फॉर फ्यूचर को डेबिट में कर दिया, तो हमारा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्लोज हो गया। इसका एक एग्जांपल लेके हम डिस्कस करेंगे। एंट्री हमारी है, क्वेश्चन हमारा है, डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। डायरेक्टर ने कंपनी के शेयर्स को फॉरफिट किया। ठीक है, हर एक शेयर कितने का है? ₹10 का है। आगे बोलता है फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, क्योंकि उस व्यक्ति ने फाइनल कॉल के ₹2 नहीं दिए, इसलिए उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में क्या हुआ, दिस शेयर्स वर रीइशूड, इनको दोबारा से रीइशू कर दिया एज फुल्ली पेड फॉर ₹10 पर शेयर। फुल्ली पेड मतलब उनसे ₹10 हमने पूरे ले लिए। जनरल एंट्री हम लोगों ने बनानी है। देखें कैसे एंट्री बनेगी। पहले एट द टाइम ऑफ द फॉरफीचर, पहले तो फॉरफिट की एंट्री हम करेंगे। फॉरफिट की एंट्री हम लोगों ने डिस्कस की है डिटेल में, पिछली वीडियोस देख लें आप। तो वहाँ पर हमने लिखा है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट में लिखा जाता है और उसके बाद में जो कॉल का पैसा नहीं मिला उस कॉल को हम क्रेडिट में दिखाते हैं। तो क्वेश्चन की पहली लाइन में बोला गया फाइनल कॉल वाज नॉट रिसीव्ड, तो हमने लिख दिया टू शेयर फाइनल कॉल। इसका मतलब बाकी सारी कॉल का पैसा मिल गया होगा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट सब कुछ, तो सारे इकट्ठे हम लिख देंगे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अमाउंट देखते हैं हम लोग। शेयर्स हमारे क्वेश्चन में दिया गया फर्स्ट लाइन में 1000 शेयर हैं, ₹10 का एक शेयर है, तो 1000 इंटू 10 इज इक्वल टू ₹10,000। फाइनल कॉल हमारी है ₹2 की, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में दिया गया है 1 शेयर पे ₹2 है, तो 1000 शेयर पे हो जाएंगे 1000 इंटू 2 इज इक्वल टू ₹2000। अब आते हैं शेयर फॉर फ्यूचर के बारे में। हमारे को ये बोला गया कि शेयर अगर ₹10 का है, उसमें से ₹2 उसने नहीं दिए, तो ₹10 में से अगर ₹2 नहीं दिए तो कितने दिए होंगे? 10 माइनस 2 इज़ 8, तो ₹8 हमारे पास आ चुके हैं। एक शेयर पे ₹8 हैं, तो 1000 शेयर पे हो गए ₹8000। तो ये एंट्री हमारी हो गई फॉर 1000 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द फाइनल कॉल मनी। ठीक है, अब हम करते हैं, इन शेयर्स को हम लोगों ने रीइशू किया। हमारे को बोला गया क्वेश्चन की सेकंड लाइन में दैट सब्सिक्वेंटली दिस शेयर्स वर इशूड एज ए फुल्ली पेड फॉर ₹10 पर शेयर। बाद में इन शेयर्स को रीइशू कर दिया गया। अब रीइशू की एंट्री है, पीछे हमने डिस्कस कर लिया क्या एंट्री होती है। जब इनको रीशू किया गया तब क्या हुआ, रीशू किया मतलब हमने इनको दोबारा से बेचा, और जब शेयर को बेचा जाता है तो क्या होता है, हमारे पास कैश आता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना पैसा आया उसने सेकंड लाइन में क्वेश्चन में बोला है दिस शेयर्स वर इशूड फॉर ₹10 पर शेयर। एक शेयर पे ₹10, तो 1000 शेयर पे कितने हो गए? ₹10,000। और जब हमने उसे कैश लिया तो उसके बदले में हमने क्या दिया होगा उनको? शेयर्स दिए, तो इसलिए क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे टू शेयर कैपिटल। ठीक है, दूसरा कारण ये भी है क्रेडिट साइड पर शेयर कैपिटल लिखने का कि ये शेयर कैपिटल से हमारी अब लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। लाइबिलिटी जब भी होती है उसको क्रेडिट साइड पर लिखा जाता है। ठीक है, तो ₹10,000 की एंट्री हमारी हो गई फॉर द फॉरफिटेड शेयर्स वर इशूड एट पार। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री क्या की जाती है, लास्ट अभी हमने पहले डिस्कस की थी कि जो भी फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस बचा होता है उस सारे अमाउंट को हम लोग किस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ये ध्यान रखना है, ये कब ट्रांसफ़र किया जाता है? जब एक बार इन शेयर्स को रीइशू कर दिया जाए तभी किया जाता है, उससे पहले नहीं किया जाता। तो हमने शेयर्स को रीइशू कर दिया, अब हम इसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो एंट्री हमारी हो गई शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। हमने देखना है कि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना पैसा बचा है। तो फॉर फ्यूचर वाली एंट्री को यदि हम देखते हैं तो वहाँ पर शेयर फॉर फ्यूचर के सामने ₹8000 है। अब हमने इसके बाद ये चेक करना होता है कि रीइशू करते टाइम पर क्या उस व्यक्ति को हमने कोई डिस्काउंट तो नहीं दिया। तो यहाँ पर एंट्री हम रीइशू को देखें तो हमने कोई डिस्काउंट उसको नहीं दिया। इसका मतलब जितना भी फॉर फ्यूचर अकाउंट में पैसा बचा है सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दो। तो हम एंट्री हमारी आ जाएगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एंट्री आ जाएगी। अब हम चलते हैं इसके अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा है इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स की बात करें हम, स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे।
तो यहाँ पर हमारा टॉपिक आएगा कि क्या होते हैं। जनरली मेंशन किया है, डिटेल में मैंने मेंशन किया है यहाँ पर। ये वो शेयर्स होते हैं जो एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं या डायरेक्टर्स को दिए जाते हैं, जो उनके द्वारा प्रदान तकनीकी जानकारी के लिए, टेक्निकल नो हाउ के लिए प्रदान किए जाते हैं, या फिर बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, या फिर मूल्य संवर्धन वैल्यू एडिशंस के बदले में डिस्काउंट पर या कैश के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले दिए जाते हैं। कुल मिलाकर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शेयर्स होते हैं हमारे कर्मचारी जो हैं, वर्कर्स और हमारे डायरेक्टर्स, उनको दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि ये वर्कर्स या डायरेक्टर्स ने कोई हमारे को टेक्निकल जानकारी, तकनीकी जानकारी दी है हमारी उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित। ये बौद्धिक संपदा अधिकार का मतलब है उन्होंने अपनी बुद्धि के आधार पर कोई नई जानकारी हमारे को प्रदान की, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, हमारी कंपनी यूज़ कर सकती है। या फिर मूल्य संवर्धन वैल्यू एडिशंस, ठीक है, जिससे कि हमारी किसी भी एसेट या किसी भी चीज़ की वैल्यू में वृद्धि हुई है, तो ये उन्होंने जो हमारी कंपनी को कंट्रीब्यूशन दिया है, कोई योगदान दिया है, उसके बदले में हम क्या करते हैं, डिस्काउंट पर या फिर ऐसे ही उनको कुछ शेयर्स देते हैं, और इन शेयर्स को हम बोलते हैं सर्टिफिकेट शेयर्स। तो कुछ कंडीशंस यहाँ पर हमारे को बताई गई हैं, इन कंडीशंस पर ये सर्टिफिकेट शेयर्स जो होते हैं वो इशू किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी है, इसके लिए साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पास कर लिया गया हो। स्पेशल रेजोल्यूशन हैज़ बीन पास्ड इन द जनरल मीटिंग इन दिस आस्पेक्ट। हमारे को एक जनरल मीटिंग बुलानी होगी जिसमें सारे शेयर होल्डर्स हमारे आएंगे, उसमें हम लोग ये रेजोल्यूशन पास करेंगे, मतलब सबकी परमिशन लेंगे, वोट डलवाएंगे। यदि सभी इस बात पे एग्री हो जाते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अगर एग्री हो जाते हैं जनरल मीटिंग में, तो फिर हम लोग इस बात शेयर्स को इशू कर सकते हैं। सेकंड है, प्रस्ताव में अंशों की संख्या, वर्तमान बाजार मूल्य, प्रतिफल का वर्णन, और रेजोल्यूशन मस्ट बी पास फॉर द नंबर ऑफ शेयर्स एंड प्रेजेंट मार्केट वैल्यू एंड रिटर्न। कहने का मतलब जब ये रेजोल्यूशन पास किया गया, जब ये मीटिंग बुलाई गई और उसमें ये परमिशन ली गई, तो उस परमिशन के टाइम पर ही हमारे को ये बताना होगा कि हम कितने शेयर इशू करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं। दूसरा, प्रेजेंट मार्केट वैल्यू, उन शेयर्स की आज की तारीख में बाज़ार में कीमत क्या है। और तीसरा, रिटर्न, मतलब इन शेयर्स के बदले में उनको क्या देना पड़ेगा, मतलब कितना डिविडेंड देना पड़ेगा। ये सब कुछ भी मीटिंग में ही डिसाइड किया जाएगा। थर्ड पॉइंट हमारा है, संस्था को व्यापार प्रारंभ की एक अधिकार मिले, कम से कम 1 वर्ष बीत चुका हो। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मस्ट हैव बीन रिसीव्ड फॉर मोर देन 1 ईयर अर्ली। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तारीख को हमें ये सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब व्यापार को प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र जिस तारीख को मिला था, उसके 1 साल बीत जाने के बाद ही इस टाइप के शेयर्स को बेचा जा सकता है, उससे पहले नहीं बेचा जा सकता। फोर्थ पॉइंट है, संस्था में अंश मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों। शेयर्स ऑफ द कंपनी मस्ट बी लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। हमारी कंपनी के शेयर्स जो हम बेचने जा रहे हैं या देने जा रहे हैं सिक्योरिटी के रूप में, उनको हम लोगों ने मार्केट में, स्टॉक मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाया हो, ताकि वहाँ पर उनकी ट्रेडिंग हो सके। पांचवा पॉइंट हमारा है, अंशों का निर्गमन सेबी के दिशा निर्देशानुसार हो। शेयर्स have to be issued as per the guidelines of the SEBI। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करते हुए ही हम सर्टिफिकेट शेयर्स बेच सकते हैं। 6 पॉइंट हमारे पास आएगा, सर्टिफिकेट शेयर्स कांट बी सोल्ड विद इन द 1 ईयर पीरियड दैट इज़ नोन एज लॉक इन पीरियड। इन अंशों को 1 वर्ष के भीतर नहीं बेचा जा सकता है, इस अवधि को लॉक इन पीरियड कहा जाता है। जिस कर्मचारी या डायरेक्टर को हमने शेयर इनाम के तौर पे दिए हैं, ठीक है, शेयर इक्विटी के रूप में, अब उनके ऊपर ही एक रिस्ट्रिक्शन और होती है कि वो इन शेयर्स को 1 साल तक नहीं बेच सकते। 1 साल के बाद वो बेच सकते हैं, तो 1 साल का जो पीरियड हमारा होता है उसको हम लॉक इन पीरियड बोलते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा है बायबैक ऑफ शेयर्स। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 63 के अनुसार कुछ एक ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से कि कंपनी जो है अपने शेयर्स को बायबैक कर सकती है। तो पहला है, वर्तमान अंशधारियों से अनुपातिक आधार पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन द प्रोपोर्शनेट बेसिस। जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उनसे हम एक रेशो के बेस पे, एक अनुपात के आधार पर सभी से थोड़े थोड़े जो शेयर्स हैं बाय बैक कर सकते हैं। सेकंड, खुले बाजार से या ओपन मार्केट से शेयर्स को परचेज़ किया जा सकता है। ऑड लॉट शेयर होल्डर्स या अव्यापार योग्य अंशों के धारकों से शेयर्स लिए जा सकते हैं, या संस्था के कर्मचारियों से भी लिए जा सकते हैं। सोर्सेज ऑफ द पेमेंट, अब कहाँ से पेमेंट हमने करनी है। उसके बाद हमारे पास अगर फ्री रिज़र्व पड़े हैं, फ्री रिज़र्व मतलब जनरल रिज़र्व हमारे पास होते हैं जिनका यूज़ कहीं पर भी कर सकते हैं, उनसे हम कर सकते हैं। सिक्योरिटी रिज़र्व, यहाँ पर सिक्योरिटी शब्द का मतलब है हमारे शेयर और डिवेंचर कलेक्टिवली। जब भी सिक्योरिटीज़ वर्ड का यूज़ किया जाए, इसका मतलब शेयर, डिवेंचर सभी कुछ इसमें इंक्लूड होता है, बॉन्ड्स वगैरह। उसका कुछ रिजर्व पड़ा है। इशू ऑफ द शेयर्स, हम नए शेयर्स इशू कर दें, उससे हमारे पास पैसा आए और उससे हम पुराने शेयर्स को
जो है वो बाय बैक कर लें। अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, स्पेसिफाइड में बताई गई कोई और सिक्योरिटीज़ हैं उससे। इसका प्रोसीजर हमारे को क्या दिया गया, कैसे करेंगे बाय बैक, तो उसमें पहला दिया गया आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मस्ट ऑथराइज। हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये अधिकार हमारे को दिया गया कि हमें शेयर्स को जो है वो इशू करने जा रहे हैं, तभी हम कर पाएंगे। अगर आर्टिकल से रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है, तब हम इशू नहीं कर सकते। सेकंड है स्पेशल रेजोल्यूशन इन एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग हमारे को बुलानी है, साल में एक बार मीटिंग बुलानी है, जिसमें कि सारे शेयर होल्डर्स हमारे आएंगे, उस सबकी परमिशन हम लोग लेंगे, और उनकी परमिशन यदि मिल जाती है तो फिर हम शेयर्स को बाय बैक करेंगे। थर्ड पॉइंट है अमाउंट ऑफ द बाय बैक शुड बी लेस दैन द शेयर और द फ्री रिजर्व। टोटल शेयर कैपिटल की वैल्यू जितनी है, फ्री रिजर्व की वैल्यू जितनी है, उसके 25% से कम ही हम बाय बैक करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। फोर्थ पॉइंट है डेब्ट इक्विटी रेशियो शुड बी 2:1 आफ्टर बाय बैक। शेयर्स को बाय बैक करने के बाद हमारी डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है वो 2:1 की हो जानी चाहिए। इसके बारे में रेशो, ये डेब्ट इक्विटी क्या होती है, रेशो एनालिसिस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फिफ्थ पॉइंट है ऑल बायबैक शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड। उन्हीं शेयर्स को बायबैक करना है जो पूरे तरीके से फुल्ली पेड होते हैं। सिक्स पॉइंट है ऑल बायबैक शेयर्स मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन द 12 मंथ्स फ्रॉम पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की, स्पेशल एनुअल जनरल मीटिंग में जब हमने परमिशन ली थी, तो उस परमिशन के मिलने के 12 मंथ्स के अंदर अंदर ही हमारे को शेयर्स को जो है वो बायबैक कर लेना चाहिए। और सेवन्थ पॉइंट है कंपनी मस्ट फाइल solvency declaration before the registrar and the SEBI, which must be signed by the more than 2 directors of the company। हमारे को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के सामने अपनी कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन के बारे में लिख कर देना है कि हमारी कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन बहुत अच्छी है, इसकी जो है पेमेंट करने की कंडीशन बहुत अच्छी है, और ये जो डिक्लेरेशन हम देंगे, ये सूचना जो हम देंगे, उसमें कम से कम कंपनी के 2 डायरेक्टर्स के साइन होने चाहिए। उसके बाद में एक और टॉपिक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है बहुत बार शॉर्ट आंसर में कि ब्लू चिप शेयर्स कौन से होते हैं। तो ब्लू चिप शेयर जो होते हैं किसी रेपुटेटेड कंपनी, किसी मानी हुई कंपनी या जैसी कंपनी जो बहुत ज़्यादा लाभ कमा रही होती है या फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है, उन कंपनीज़ के शेयर्स को ब्लू चिप शेयर्स कहा जाता है। या किसी अच्छी साख वाली कंपनी के, अच्छी लाभार्जन क्षमता वाली कंपनी की, या ऐसी कंपनी जो वित्तीय आधार पर काफ़ी सुदृढ़ होती है, उसके शेयर्स को हम ब्लू चिप शेयर्स बोलते हैं।